नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट कार्यक्रम प्राइम डिबेट। प्राइम टीवी के सारे दर्शकों का प्राइम डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश में चुनावी मुद्दा है तो आज की चर्चा भी इसी चुनावी माहौल पर होना लाजमी है। इस बार के चुनाव में हर दिन मुद्दे बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मतदाता चुनावी मुद्दों को लेकर एक असमंजस के दौर में है। पहले हम बात कर लें टीम मोदी यानी एनडीए की, तो मोदी की गारंटी से बात शुरू होकर जिन्ना से होते हुए मामला सबकी नैया पार करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से होते हुए अब हनुमान और हनुमान चालीसा तक पहुंच चुका है। अकलियतों को लेकर मंच से दिए गए बयान और हिंदुओं की संपत्ति अकलियतों को दिए जाने के कांग्रेस के कुचक्र के आरोप भी सुर्खियों में हैं। वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन में मुखर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव या फिर कांग्रेस के दिग्गजों की, हर मन से महंगाई, रोजी रोजगार, चुनावी बॉन्ड जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र में सत्ता परिवर्तन का दावा किया जा रहा है। अब देखिए ना, आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के नेता मुसलमानों के संसाधनों पर पहले हक की बात को लेकर हर एक सियासी मंच से कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। चुनावी मंच पर ना जाने कौन कौन से मुद्दे आ गए हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि आतंकी वारदात का मोदी सरकार में समापन का दौर एक बार फिर इंडिया गठबंधन के आने पर शुरू हो जाएगा। आतंकियों को छोड़ने से लेकर इंदिरा के गरीबी हटाओ नारे पर एनडीए की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन वालों ने देश के साथ गद्दारी और घोषणा पत्र को झूठ करारने की बात मंच से हो रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के मंच से केंद्र की मोदी सरकार को हर मन से विफल बताकर जनता से वोट मांगने की कवायद साफ तौर पर देखी जा रही है। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर सियासी दलों ने मंच के बयानों से जनता को बिल्कुल डायलेमा में लाकर छोड़ दिया है। चलिए आज एक बार फिर हम एक बेहतरीन पैनल के साथ तैरते इस सियासी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हर दिन की तरह चर्चा से पहले हम लेकर आए हैं कुछ सियासी दलों के बयान। जरा पहले आप सुन लीजिए, फिर चलेंगे चर्चा पर। का काम था ये बात पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। पश्चिम से हवा चली है, जो पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। ये जो मंसूबे हैं उनके नफरत फैलाने के, ऐसा ताला लगा देना। नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं हैं। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? अफसोस होता है नरेंद्र मोदी कि तुम भारत के वजीर आजम हो।
तो सुना आपने मन से किस किस तरह के बयान चल रहे हैं, किसने कितने बच्चे पैदा किए, किस राजनेता के परिवार में कितने लोग हैं। राम से चल कर के हनुमान तक बात पहुंच जा रही है। हनुमान चालीसा पढ़ने वालों की क्या दुर्गति होती थी, इस बात को जनता को बताने की कोशिश हो रही है एनडीए के मन से। अखिलेश यादव कहते हैं कि एक ऐसा ताला बना दो जो देश में नफरत पैदा करने वालों के लिए उसे हमेशा हमेशा के लिए इंडिया गठबंधन लगा करके बंद कर दे। हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल जुड़ चुका है। इन तमाम बयानों को लेकर आज हम एक बेहतरीन चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राजेश आनंद जी का स्वागत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं जो इस चर्चा में हमारा सहयोग करेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेज तरार नेता हैं शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। शिव सिंह भारती जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं, इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शिव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डीपी यादव हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरे चर्चा में। डीपी यादव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी की ओर से विनय पटेल जी अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े हैं। सबसे पहले हम चलेंगे बीजेपी प्रवक्ता के पास। शिव सिंह जी, अजीब अजीब बयान, एक के बाद एक मुद्दे बदल रहे हैं। जिन्ना से होते हुए आप लोग राम से होते हुए हनुमान चालीसा तक पे बात को ले गए हैं, इसकी वजह क्या है साहब? इसकी वजह कुछ नहीं है, वजह सिर्फ इतनी है कि जब एक जनमानस को जो भारत में निवास करता है और उसको उसकी पूजा पद्धति से लेकर और उसकी जो धर्म के अनुपालन करने तक की बात है, उसमें जब बाधा उत्पन्न होती है और जब सरकारी तंत्र के द्वारा, सरकारों के द्वारा उन पर अंकुश लगाने का प्रयास होता है तो कहीं ना कहीं बात निकल के आती है। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब बात किसी एक धर्म के प्रति होती है तो सारे लोग मिलकर पीछे पड़ जाते हैं कि इनकी बात आप क्यों कर रहे हैं। तो मुझे यह समझ में नहीं आता है कि इस भारत में इतना बड़ा जो जनमानस रहता है, इतना बड़ा एक संप्रदाय रहता है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, उनकी इस तरह से उपेक्षा क्यों की जाती है। और जब उनकी उपेक्षा होती है तब कोई ना कोई तो बात करेगा, और जब कोई बात करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उनका पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखती है। शिव जी, एक सवाल और है। मोदी की गारंटी पे ही जनता लगातार आपको समर्थन देने को तैयार है, तो फिर ये वोटों के ध्रुवीकरण की आवश्यकता क्यों नजर आ रही है जो आपके मन से दावा होता है? ऐसे बयानों से तो सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण ही होगा ना। नहीं, ध्रुवीकरण होगा कि नहीं होगा वह विषय अलग है, लेकिन जहां परिस्थिति जिस अनुसार बनती है, मुझे समझ में नहीं आता जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अगर सरकार जब हमारी आएगी तो हम वहां पर फिर दोबारा से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का काम करेंगे, और विभिन्न लोगों के द्वारा इस तरह की बातें कही जाती हैं। जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर आप देखिए कि बात निकल कर आएगी कि नहीं आएगी। फिर वह चुनाव का समय है, फिर क्या समय है, वह विषय अलग है, लेकिन अगर कोई बात निकल के आएगी तो उस बात का जवाब भी तो देना पड़ेगा। जी शैलेंद्र जी, पहले चरण में शैलेंद्र जी को भी जोड़ लेते हैं। शैलेंद्र जी, सुना आपने प्रवक्ता बीजेपी शिव सिंह जी को, भाई मुद्दे कहाँ से कहाँ चले। घोषणा पत्र को लेकर हम लोग एक बेहतरीन चैनल कर रहे थे कि हर एक सियासी दल का घोषणा पत्र अपने आप में एक बेहतर वादा था मतदाताओं के लिए, लेकिन बात तो सब जगह से आरोप प्रत्यारोप से होते हुए राम रहीम पर आकर टिक गई साहब। देखिए, जब पहले चरण का चुनाव हो गया, घोषणा पत्र इंडिया गठबंधन का, अन्य दलों का, उनके साथ जुड़े दलों का और कांग्रेस का अलग से आया, उस मैनिफेस्टो को देख करके भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई। पहले उसने मैनिफेस्टो को ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, जब नहीं कर पाई तो दूसरे चरण के चुनाव के आते आते उन्होंने सीधे मंच से हिंदू मुसलमान भाषणबाजी, बयानबाजी शुरू कर दी। मैं भारत के प्रधानमंत्री के बयानों की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। हालांकि मेरा उनके आगे कोई कद नहीं हो, भारत के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने चुना है, मगर एक विडंबना है, इतना निम्न स्तरीय उच्च कोटि के प्रधानमंत्री का, विश्व की ताकत, ब्रह्मांड में उनकी ताकत है, शक्ति है, विश्वगुरु बनने जा रहे हैं,
इतना उच्च कोटि के निम्न स्तरीय भाषण और घटिया राशन के जरिए सत्ता का सिंहासन उनको पाना है, ये एकदम तय हो गया इस भाषण से। क्योंकि पहले चरण तक तो उनकी समझ में आया नहीं कि हम जाएं, दिशा किस बात की। फिर जब लगे उनको, उसका जो रुझान आना शुरू हुआ, जब वोटिंग पोल कम हुआ, तो उनकी समझ में आया कि सत्ता तो गई। ट्विटर पर ट्रेंड कर गया कि मोदी तो गए। अच्छा जी, ये सारी बातें जब उछली, अब चूंकि मोदी जी इन सब के खिलाड़ी हैं, सारी चीजों पे इन्होंने कमांड कर रखा है। लेकिन जनता एक ऐसी चीज है जहां आपने अघोषित इमरजेंसी लगाया फिर भी लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं। उनकी संख्या भले कम हो सकती है लेकिन लोग बोल रहे हैं। देखिए, ये चुनाव जनता बनाम भाजपा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर लगातार भगवान को साक्षी मानकर झूठ बोलती चली आ रही है। चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों को लेकर के हो, चाहे वो आपके काला धन को लेकर के हो, चाहे मेहुल चोकसी नीरव मोदी को लेकर के हो, चाहे ये करंट मुद्दा, वर्तमान मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हो। आप कहते हैं कि सबको पछताना पड़ेगा। अरे भाई, आपने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था बनाई, आप ही ने उसकी ध्वस्तीकरण कर दिया, आप ही करप्शन के इंचार्ज बने और आप ही पर करप्शन का चार्ज लग रहा है। ठीक, हजारों करोड़ रुपए चंदा सभी पार्टियों को मिला, आपको भी मिला। आप ये बताइए कि जब चंदे के लिए बताया गया, साफ पहले पारदर्शिता की गई, तो आपने मना क्यों किया? फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद आनाकानी करते रहे। वो तो जब उनका डंडा उठा तो आपको लिस्ट देनी पड़ी। ठीक है, आप उन लोगों को चंदा दे रहे हैं, उन लोगों से चंदा ले रहे हैं जिनकी कंपनी घाटे में चल रही है, और वो हजारों करोड़ का चंदा दे रहे हैं। ठीक है, इसकी जो व्यवस्थाएं थी, ये सारी व्यवस्थाएं, सारी कलई खुल गई। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी सारे जेल में होंगे। अब आप ये बताइए कि जितने भ्रष्टाचारी, एक सेकंड, जितने भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो कहाँ है? भाजपा में है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जेल है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी जेल है तो मोदी जी कहते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ही वो जेल है जहां पर सारे भ्रष्टाचारी एकत्रित करके जा रहे हैं। पहले चरण में जरा हम डीपी यादव जी को जोड़ लें, समाजवादी पार्टी के। सैलन जी, बाद में आपसे सवाल तो करेंगे ही कि चुनावी बॉन्ड में आपको भी कुछ हासिल हुआ है, किसी को ज़्यादा हुआ है, किसी को कम हुआ है, लेकिन पहले डीपी यादव जी। भाई, आपके नेता अखिलेश यादव ने कहा है अलीगढ़ में कि एक ऐसा ताला बनाओ कि नफरत की दुकान खोलने वालों के खिलाफ वो हम ऐसा ताला लगा दें जो देश में कभी नफरत ना फैला सकें। आखिर आप लोग भी उन मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं? किसान, युवा, छात्र, रोजी रोजगार से हट करके अब ऐसी बातें हो रही हैं। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा प्रतीत हो गया है, उनको आभास हो गया है कि 2014 से लेकर 19 के चुनाव तक जो वादे मैंने किए थे, उन वादों की धरातल पर सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, वो वादे पूरा नहीं हुए हैं। तो हमारा आभास हो गया कि 2024 मेरी सच्चाई समझ चुकी है। अब सत्ता मुझे सबक सिखाएगी, कहीं न कहीं जनता सत्ता से दूर कर देगी। तो वो ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जो भावनात्मक मुद्दे हों, लेकिन अब जनता को इन मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। जनता ये जान चुकी है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ लफाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलों छोड़ते हैं और कहीं न कहीं वो ऐसे मुद्दे खोज कर लाते हैं जिनका आम जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को जब पहले चरण का चुनाव हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक सर्वे था वो ये बता दिया कि अब 102 सीटें जो जिन पर चुनाव हुआ है उनमें भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो रही है। विशेष करके जो 8 सीटें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रह गई है। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी अब जो है दूसरे या तीसरे चरण में आगे नहीं बढ़ सकती। तो प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं जो है ध्रुवीकरण की जो उनकी राजनीति की पहचान रही है,
जो वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, जो नफरत वाली राजनीति करते हैं, एक दूसरे को बांटने वाली राजनीति करते हैं, वहीं पर अपनी सुई फिर से ला करके टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इस देश के लोग, चाहे वो युवा हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, सब उनसे एक एक बिंदु पर जवाब चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आखिर जो 2014 में आपने वादा किया था 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों का, उन वादों का क्या हुआ? 20 करोड़ नौकरियां कहाँ है? आज की तारीख में केंद्र सरकार में ही स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, आपका रेलवे हो या आपका रक्षा विभाग हो, इन सारे विभागों में लाखों पद खाली है। योग्य युवा कहीं न कहीं दर दर की ठोकर खा रहे हैं। रिपोर्ट ये आ रही है कि IIT से पढ़े हुए युवाओं को आजकल नौकरी नहीं मिल रही है। तो आखिर ये देश की नाकामी है ना। उसके बाद किसानों के मुद्दे हैं। देखिए सिंह जी ध्यान से सुनिएगा भाई, आरोपों का जवाब लेंगे आपसे जो DP आरोप लगा रहे सुन हैं। लीजिए ना, थोड़ा आप सुन लीजिए, 2 मिनट और सुन लीजिए। हाँ। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्होंने कहा था 2022 तक, लेकिन रिपोर्ट ये कह रही कि किसानों की आय दोगुनी कौन कहे, जितनी थी उतनी भी कायम नहीं रह चुकी है। और जब किसान उनके दरवाजे पर जाता है, दरवाजा खटखटाता है प्रधानमंत्री जी का कि आप हमारी फसलों का उचित मूल्य दीजिए, तो वो उनके साथ कहीं न कहीं अपराधियों जैसा व्यवहार करते हैं। 3 कृषि कानून उन पर थोपने का काम करते हैं, जिसको कहीं न कहीं किसानों के विरोध के कारण उनको वापस भी लेना पड़ा था। और इसी तरह से आप देखिए महिलाओं की क्या दुर्दशा कर रहे हैं। वो उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर बांटे थे। क्या हुआ उन गैस सिलेंडर का? रिपोर्ट कह रही है कि 80% की रिफिलिंग नहीं हो रही है। फिर से महिलाओं को कहीं न कहीं जो परंपरागत जो पुरानी व्यवस्था थी, लकड़ी कंडे, इन पर खाना बनाने के लिए अभी तक धोना पड़ रहा है। महंगाई इतनी हो गई है, आपको 1000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। अब महंगाई की बात आप छोड़िए, महंगाई तो ऐसी है कि आजकल लोग जो है उनको 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। तो इन सारी बातों पर अब चुनाव होगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, बजरंग बली ने उनको कहीं न कहीं अपने गदा के द्वारा सबक सिखा दिया था कर्नाटक के चुनाव में। यही योगी जी और मोदी जी थे, कर्नाटक के चुनाव में बार बार बजरंग बली का नाम लेते थे, लेकिन बजरंग बली ने कहा कि मैं अच्छे लोगों के साथ हूँ, मैं शक्ति और बुद्धि उनको देता हूँ जो अपनी ऊर्जा सकारात्मक रूप से अच्छे कार्यों में लगाते हैं। अब ये लोग तो केवल देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, देश को कहीं ना कहीं विघटित करने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बजरंग बली भी नहीं है। और आज तो बजरंग बली का जन्मोत्सव है, आज मंगलवार भी है संयोग से, तो आज बहुत पवित्र और अच्छा दिन है। और बजरंग बली का नाम लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मैं तो चैलेंज करता हूँ, उनको तो हनुमान चालीसा भी शायद ढंग से याद नहीं होगा। अगर वो मंच से हनुमान चालीसा ही पूरा सुना दे तो मैं उनको जो काम वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आपकी बात आ गई। विनय जी, आम आदमी पार्टी एक नई परेशानी के दौर से गुजर रही है। केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, ये तो हर मन से आप कह ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मंचों से जो बयान आ रहे हैं, वोटों के ध्रुवीकरण तक बात एक बार फिर पहुंच गई। हिंदू मुसलमान तमाम तरह के इस तरह के बातें देखने को मिल रही हैं। हम लोग सोच रहे थे कि इस बार सबके घोषणा पत्र में बेहतर बातें कही गई हैं, लोक लुभावन बातें कही गई हैं। जनता को अगर उसका 30% भी मिल जाता तो बहुत कुछ बदल सकता था। लेकिन मामला तो फिर वहीं आकर के टिक गया है, राम हनुमान चालीसा। जी जी, असल में इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अगर इन्होंने पिछले 10 सालों में कुछ किया होता तो ये कहते हैं कि मैंने स्कूल बना दिया, ये यूनिवर्सिटी बना दी, ये हॉस्पिटल बना दिया, ये मेडिकल कॉलेज बना दिया, ये TGI बना दिया, आप इस पे मुझको वोट दीजिए। इनके पास कुछ है नहीं। ये जब भी चुनाव आता है, राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके सिवाय कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। और इनको जब लगा कोई एक पार्टी, कोई एक नेता इनसे लड़ रहा है जो इनका सच्चाई के साथ और पूरे सीना ठोक के इनका खिलाफत कर रहा है, तो उस पार्टी के साथ इन्होंने क्या किया? एक फर्जी शराब घोटाला बनाया। उस फर्जी शराब घोटाले में दिल्ली के सबसे अच्छे से, पूरे देश के सबसे अच्छी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। जिस शिक्षा मॉडल की तारीफ आके अमेरिका की राष्ट्रपति की बेटी और पत्नी करती हैं कि वाकई ये काबिले तारीफ है, उस शिक्षा मंत्री को आप अंदर कर देते हैं। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के महिलाओं को फ्री में सफर देता है, बसों में यात्रा कराता है फ्री में, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराता है, फ्री बिजली देता है, फ्री पानी देता है, आप उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। और जो सांसद, देश के सबसे बड़े सदन जहां पर योगी बाबा कभी गिड़गिड़ाया करते थे, अपनी जान की भीख मांगे करते थे, उस सदन में खड़े होकर अगर कोई सांसद देश के सबसे ज्यादा तानाशाह सत्ताधीश के सामने योगी मोदी भाई, मोदी अडानी भाई भाई देश में के खाई मड़ाई का नारा लगाने का काम करता है, आप उसको उठा के जेल में डाल देते हैं।
आप मुझे बताइए, ये जो शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को इन्होंने 15 महीने से जेल में रखा, आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला, ईडी कुछ दे नहीं पाई। अरविंद केजरीवाल जी को 1-1.5 महीने से जेल में रखा, कोई प्रूफ नहीं, कुछ दे नहीं पाई। सांसद संजय सिंह को इन्होंने जेल में रखा, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया। तो मतलब आप विपक्ष को जेल में रख के लाठी डंडे चला के कब तक आप उनको रख सकते हो, कब तक रख सकते हो? और विपक्ष अब इतना मजबूत हो चुका है, आप देख रहे हैं जहां भी इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है, पहले चरण में जहां पे चुनाव हुआ, मैं तो अम्बेडकर नगर से आता हूं, आप लिख के रख लीजिए, अम्बेडकर नगर पिछले 3 दिनों से हूं, मुझे लगता है कम से कम समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 2 लाख वोटों जीतने जा रहे हैं। लालजी वर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी हैं। ये लोग पता नहीं कहाँ बड़े बड़े चैनलों को खरीद के सर्वे लेके आते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये हमेशा कहते हैं 400 सीट, 400 पार, 400 पार। भाई दिल्ली में आप 45 पार कर रहे थे, कितने में अटके? अरे भाई, तो विनय जी सवाल तो ये भी होगा ना कि जो अखिलेश यादव आज बयान दिए कि एक जगह पे बीजेपी केवल लड़ाई में, बाकी 79 सीटें जो है वहाँ हार रही है, तो ये सब भी तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। हम लोग तो सारे बयान देख रहे हैं ना। बिल्कुल हार रही, लेकिन आप वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के बयान भी देखिए ना। इस देश का कौन सा प्रधानमंत्री जो ये बताएगा कि बिहार वालों के साथ सिकंदर आया था, सिकंदर ने आक्रमण किया था? बिहार कभी सिकंदर गया ही नहीं। जब आप अनपढ़ राजा को चुनोगे तो सवाल तो उठेगा ना। आप बताइए, बिहार कभी सिकंदर गया? वो कह रहे सिकंदर बिहार आया था। सिकंदर कब बिहार गया था? और इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को जिस प्रकार से इस पिछले आप 1 साल के अंदर में देखे होंगे, 1 साल के अंदर में जिस प्रकार से इस संविधान के साथ छेड़खानी हुई है, आप बताइए सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी वैधानिक संस्था इस देश की, वो आदेश देती है कि दिल्ली में ज्वाइनिंग एंड पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को, चुनी हुई सरकार को है। ये लोग विधेयक लाके उसको पलट देते हैं। कल को जब चुनाव आ जाएगा, अयोध्या के इनके सांसद लल्लू सिंह कहते हैं संविधान को बदलने की जरूरत है। मोहन भागवत जी बिहार जाते हैं, वो कहते हैं इसमें संशोधन करने की जरूरत है। मतलब आप लोग बाबा साहब के संविधान को इस प्रकार से उसमें संशोधन करेंगे, उसको बदलेंगे। हाँ, तो इस देश का जो 85% ओबीसी और एससी है, वो इस चीज को समझ रहा है। और आने वाले चुनाव में, पहले चरण में जो चुनाव हुआ, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि नहीं वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद होगा। क्योंकि हम लोग बड़पोना बात करते नहीं कि बड़ा बड़ा बोलते, बाद में क्या हो जाए। चलिए, लेकिन ठीक है, हकीकत सबके सामने है जिस प्रकार से वोटिंग हुई है। भारतीय आने वाले लोकतंत्र चुनाव में भी भारतीय सभी लोकतंत्र प्रदेशों में बहुत ही इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को अब की बार कम से कम अपने तानाशाह मुख्यमंत्री और अपने तड़ी पार गृह मंत्री के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक है, हम लोग तो चाहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में टक्कर बराबरी का हो। राजेश जी, पहले चरण के में सुन लिया आपने सारे सियासी दलों, ठीक है। अब जरा वरिष्ठ पत्रकार राजेश आनंद जी का बयान ले लें। राजेश जी, पहले चरण में आपने सारे सियासी दलों को चुना, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो। क्या आपको लगता है कि हर एक चुनाव की तरह इस बार भी हम उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए? अच्छा खासा मोदी की गारंटी, विकास की योजनाएं, कांग्रेस का न्याय पत्र, समाजवादी पार्टी का मेरा अधिकार घोषणा पत्र, इस तरह से तमाम दलों के जो घोषणा पत्र आए थे उसको लेकर के हम लोगों ने एक बेहतर डिबेट किया था, जिसमें ये बिल्कुल जानने की कोशिश की थी कि वाकई जनता को अगर इसका आधा हिस्सा भी मिल गया तो देश की दिशा और दशा सुधर जाएगी। लेकिन बात तो वही चल के आ गई भाई। कर्नाटक चुनाव में भी जिस तरह से आपने देखा था कि बजरंगबली का एक नया विवाद चला और सारे मीडिया को उस बयान पे बहना पड़ा, इस बार फिर वही देखने को मिल रहा है साहब। राम जी चले न हनुमान के बिना। राम की बात आई तो हनुमान पे ख़त्म होनी थी। और हम लोग पिछले डिबेट में जब ये घोषणा पत्र पे डिबेट कर रहे थे तो मैंने उस समय भी आपको इंगित किया था कि ये घोषणा पत्र और इन सब चीज़ों का चुनाव से कोई लेने देना नहीं है। मैनिफेस्टो बनते हैं हर साल, हर चुनाव में मैनिफेस्टो बनते हैं, उस पर कितना अमल होता है ये सवालिया निशान है। हर पार्टी का हर ये में मैनिफेस्टो पे कितना काम हुआ, अगले चुनाव में उसका कितना परिणाम दिया, ये कभी मंच से घोषणा नहीं की गई। प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जो बयान दिया
वो मिर्ची लगनी स्वाभाविक थी, क्योंकि राजस्थान की मिर्ची जो है वो दुनिया भर में मशहूर है। तो सारी पार्टियों को मिर्ची लगनी ही लगनी थी। आज उन्होंने टोंक में उसी बात को रिपीट किया है, तो स्वाभाविक है। अब तो बीजेपी के सारे दिग्गज नेता उस बात को रिपीट कर रहे हैं, एक चर्चा में आ गया है, सुर्खियों में आ गया ये मामला। एक बड़ी विडंबना है कि अगर एक समुदाय अपने पक्ष की बात करे तो वो सांप्रदायिक हो जाता है, और एक समुदाय अपने पक्ष की बात करे तो वो लोकतांत्रिक है। ये खाई सालों से चली आ रही है, इस खाई को पाटना बहुत जरूरी है। हमको सिंपल सा एक एग्जाम्पल के तहत आपसे पूछना चाहता हूँ, दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है, आप किसी एक पक्ष के साथ खड़े हैं तो स्वाभाविक है कि आप एक पक्ष के साथ खड़े होंगे। आप दोनों पक्ष के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? मोदी जी ने आज एक चैलेंज दिया कि मैं खुला चैलेंज देता हूं कि बताएं कि ये साजिश या ये योजना नहीं है। तो राजनीतिक दलों को एक पक्ष के साथ खड़ा होना होगा। निसंदेह मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो बयान है वो उस पर विवाद, अब ऐसे ऐसे लोग विवाद कर बयान दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का मैं एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा हमारा कुरान नहीं सिखाता, मंगलसूत्र नहीं सिखाता, और मंगलसूत्र जो छीनेगा वो मुसलमान नहीं होगा। 90 के दशक का कश्मीर याद कर लीजिए, क्या उस बयान का क्या कोई मायने है? तो सरकार को भी याद कर लीजिए, मायने है नहीं है। उस दशक में सरकार के सेलन जी चुनाव के दौरान, इस पूरे चुनाव में कांग्रेस बयान में फंसी है। उसने इतना हास्यास्पद काम किया है कि मैंने अपने 35 साल की पत्रकारिता में नहीं देखा था। ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, नई दिल्ली क्षेत्र जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था, और वहाँ पे वोटर हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, और कांग्रेस के विचारक मठाधीश राजीव शुक्ला, ये वहाँ के वोटर हैं। ये पहली बार दुनिया के इतिहास, भारत के इतिहास में होगा कि ये झाड़ू का बटन दबाएंगे, क्योंकि वो सीट आम आदमी पार्टी की है और इनका गठबंधन है। ऐसी विडंबना, सीट बंटवारे के समय इन लोगों को बैठना चाहिए था, विचार करना चाहिए था। जब आप खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं दे सकते, हाँ, जिस बूथ पे ये वोटिंग करेंगे उस पे झाड़ू का बटन दबाएंगे। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं परिवार के साथ दूसरी पार्टी का बटन दबाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे बयान, घोषणा पत्र और इन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें बेमानी लगती है। चुनाव का प्रक्रिया और चुनाव का माहौल पिछले 15 साल से 20 साल से ये चलता रहा है, और हमेशा आखिरी पड़ाव, आखिरी चरण तक आते आते देखिएगा आप, एकदम चुनाव हिंदू मुसलमान हो जाएगा। बिल्कुल। मैं चलता हूँ बीजेपी प्रवक्ता के पास। शिव जी, एक बयान आया है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कांग्रेस का कहना है कि शरिया कानून लागू करेंगे, इसका मतलब है कि वे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए खतरा पैदा करना चाहते हैं और देश में तालिबानी शासन लाना चाहते हैं। भाई, आज़ादी के बाद से देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई के नाते रहते हैं। ये शरिया कानून कब से तालिबानी शासन का प्रतिनिधित्व कर देगा देश में? जो राजेश जी कर रहे थे, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से वोटों के ध्रुवीकरण पर आप लोग केंद्रित हो गए हैं। शिव जी, देखिए क्या है कि मैं तो अभी अपने प्रवक्ता साथियों को सुन रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे 10 साल में सारी जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, वो चाहे किसान हो, चाहे युवा हो और चाहे महिलाएं हो। अभी महिला बिल आया, 33% आरक्षण महिलाओं को मिला। इस बिल का कौन विरोध कर रहा था? अभी उज्ज्वला योजना की भी एक साथी हमारे बात कर रहे थे। तो आप देखिए कि हमने सिलेंडर पहुंचाने का काम किया घरों में, आप कहते हो सिलेंडर भराने की व्यवस्था नहीं है। हमने विभिन्न माध्यमों से हाथों को सशक्त करने का काम किया है। हम अगर फ्री में राशन देते हैं तो उस राशन पर भी इनको आपत्ति होती है कि गरीब को इनको राशन क्यों दिया जा रहा है। बात आती है मनी
योगी जी की या मोदी जी की, जब अगर कहीं वो एक पक्ष की बात कर देते हैं, अगर हम राम मंदिर की भी बात कर देते हैं तो भी ये लोग इसका विरोध करते हैं। आप ये मानिए कि राम जी को इन्होंने कितने समय तक टेंट में रखा। हमारी आस्था का केंद्र बिंदु राम थे, हमारी आस्था के केंद्र बिंदु राम है, और इतने दिनों तक हमको संघर्ष करना पड़ा अपनी जमीन पर जहां वो पैदा हुए, जहां उन्होंने अपना बाल्यकाल गुजारा, जहां वो उन्होंने शासन किया। आप साहित्य जो हमारे प्रमाण है, वेद पुराण है, आप उनको झुटलाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी वहां पर हलफनामा दे देती है जाके कोर्ट में कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम थे ही नहीं। तो ऐसे में माननीय योगी जी हो, माननीय मोदी जी हो, तब उनको तब वो बात करते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि हम पर ध्रुवीकरण का आरोप लगता है, और उनको लगता है कि मोदी जी त्रिपुंड क्यों लगाते हैं, मोदी जी पूजा करने क्यों जाते हैं। अरे भाई, हमारी जिसमें आस्था है हम उस हमको संविधान अधिकार देता है, तो जब हमको संविधान अधिकार दे रहा है तो हम उसका पालन कर रहे हैं, और वो किसी भी धर्म को लेकर है। तो हमें ये समझ नहीं आता है कि माननीय मोदी जी या योगी जी जब इस विषय को रखते हैं तो विपक्ष के को मिर्ची क्यों लग जाती है। चलिए भाई शैलेंद्र जी जवाब दीजिए, आपको मिर्ची क्यों लग जाती है? भाई भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही हिंदुत्व के रास्ते पर है। हालांकि ये बात अलग है कि मोदी जी जब अलीगढ़ आते हैं तो वो मुसलमान भाइयों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि 3 तलाक हमने समाप्त किया, जो हज पर जाने का वीज़ा है उसमें हमने इजाफा किया संख्या की, वीज़ा को आसान बनाया, ठीक है। लेकिन जब दूसरे मंच पर जाते हैं तो भाई इस बात से आगाह किया जाता है कि हिंदुओं की संपत्ति का सर्वे करा करके उसे हासिल करके इन मुसलमानों को बांटा जाएगा। शैलेंद्र जी मिर्ची क्यों लगती है? देखिए, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी, शैलेंद्र जी आपकी तेवर थोड़ी धीमी पड़ रही है, लग रहा है जैसे कि आप कथा वाचन कर रहे हैं, डिबेट है भाई। देश के प्रधानमंत्री, इन लोगों के भाषण को मैं भी सुन रहा था ना। क्या हमारे साथ में बैठे हमारे वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने एक बात कही कि 90 के दशक में वहाँ क्या हुआ था, सरकार किसकी थी वो तो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी आपको उस पर थोड़ा सा मिर्चा लग जाएगा। सरकार तमाम उसके बाद भी फारूक अब्दुल्ला सालों वहाँ राज किए। सरकार जिसकी थी, फारूक अब्दुल्ला का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला का बयान है। क्या? अगर कुरान यही कि कुरान हमें नफरत नहीं सिखाता, और मंगलसूत्र जो छीनेगा वो मुसलमान नहीं होगा। हाँ चलिए, ये तो अच्छा बयान है। हाँ, इसमें कौन सी गलत बात? ठीक तो है, सरकार उनकी थी, उसके बाद वो सुधार लेते, उसको उसमें सुधार कर लेते। फारूक अब्दुल्ला ने 90 के बाद बहुत राज किया है, सालों साल कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी की समर्थन से केंद्र में सरकार थी, सारे कश्मीरी पंडित चले गए, उस पर चर्चा ना कोई मीडिया करती है, ना कोई पत्रकार करता है, ना कोई प्रवक्ता करता है, ना कोई ज्ञानी करता है, ना जानकार करते हैं। उसमें हर बात पे कोसा के कांग्रेस को जाता है, तो कोसिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। कोस रहे हैं यहाँ 70 साल से लगातार कोस लगे आ रहे हैं। आज आपने ध्रुवीकरण करके आपने पा ली सत्या कि कांग्रेस ने आपको कब राम राम करने से रोका कि आप राम राम मत कीजिए। अभी आपने एक बात कही, एक पक्षीय होना पड़ेगा। कौन सी सरकार एक पक्षीय कार्रवाई करती है? और हमारा संविधान एक पक्षी होने की बात नहीं करता। आरोप आप खुद लगा रहे हैं कि मोदी मुसलमान विरोधी हैं, आपके नेता ये आरोप लगाते हैं। मोदी मुसलमान विरोधी है कि नहीं है वो तो सब समय तय करेगा। लेकिन मोदी जी भाषण देने के लिए ये क्यों नहीं बताते कि हमने ये काम किया, ये काम किया, इस पर हमको वोट दो? ये क्यों बताते हैं कि हम मुसलमान रहेगा तो देश में जनता नहीं रहेगी? ये भी बता रहे हैं आप भाषण सुनिए सही से, अभी बता रहे हैं। ये देश के कोई राजनेता इस पर चर्चा करने के लिए नहीं है होते। आपने भी राज किया है। इसका मतलब अभी तमाम भाषणों में राहुल गांधी का भाषण सुना नहीं है। हाँ, लगातार निरंतर उन्होंने क्या कहा है, 30 लाख नौकरियां किसको लिए कहा है, नौकरी की बात की, नौकरी देने की बात की। अरे इतने साल आप राज किए, गरीबी हटाओ का नारा दे के आपने गरीबों को हटा दिया। देखिए आप फिर बात कर लेना, सुनिए एक मिनट में आपकी बात का जवाब दे दूं। अब हमको बात करने दीजिए, बिहार में हमको बात करने दीजिए। आपकी बात बता रहे हैं क्यों सरकार में जब सरकार उसका आंकड़ा था गरीबी का, तो क्या आंकड़ा था, आज क्या आंकड़ा बताइए जरा आप।
बड़ी जानकारी आपको बताइए आंकड़े। हमारी जानकारी पे आप प्रश्न चिन्ह न लगाएं। नहीं बताइए आप नहीं, आंकड़ा- नहीं, आंकड़ा आप क्या जो था? बयान कर रहे हैं आप आंकड़ा बताइए क्या था? 2 करोड़ दे देंगे, यही भाषण 2 आपके। करोड़ नहीं 30 लाख नौकरियां देने की बात की 30 है। लाख सुन लीजिए, 2 करोड़ नहीं 2 लाख नौकरी आपके सहयोगी भाई तेजस्वी यादव बिहार में दे रहे थे। 2 लाख की तनख्वाह कहां से आएगी? बिहार के खजाने में पैसा नहीं है। नौकरी देना तो बड़ा आसान है। आप 3 लाख नौकरी दे देंगे, 30 सुनिए, लाख आप नौकरी दे वरिष्ठ देंगे। प्रवक्ता हैं। आप जैसे तमाम लोगों ने कहा था मनरेगा का पैसा कहां से आएगा, मनरेगा तो जीता जागता घोटाला है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीता जागता एक स्मारक है भ्रष्टाचार का, और वही मनरेगा आज देश की सबसे मजबूत स्तंभ योजना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की योजनाओं पर उंगली उठाना, तमाम चाहे वो जितने भी बड़े ज्ञानी रहे हो, चाहे वो पत्रकार रहे हो, चाहे वो प्रवक्ता रहे हो, चाहे नेता रहे हो, चाहे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री रहे हो, उसका बाल बाका नहीं कर पाए। वो योजना सीना चीरती हुई योजना कामयाब है। आपको लगता है तो आप अलग बात बताइए। नहीं, पार्टी रसातल में क्यों चली गई? अगर अरे पार्टी पे बात कर रहे हैं कि आप उस पे बात कर रहे हैं? योजना पे अगर अच्छा चल रहा था, योजनाएं सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो आज पार्टी हाशिए पे क्यों है? कि आपको सहयोगी दलों आप से हमारे समर्थन लेना आप पार्टी के शुभचिंतक हैं, इसके लिए धन्यवाद। पार्टी रसातल पे क्यों गई? मंथन करना पड़ेगा। एक मिनट, कांग्रेस आज भी एक मिनट हमारी बात आने दीजिए। ठीक है, मंथन आप कराएंगे, उसका हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे शुभचिंतक भी हैं कहीं से पार्टी के, ये भी हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमको ये बताइए कि हमने उस मनरेगा योजना लागू की, दोबारा सरकार में आए, आपने हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम लगातार निरंतर हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा किया क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? सवालिया निशान तो इस पे है। और आप भाषण दे रहे थे, आपने अपना जो है मैनिफेस्टो जारी किया। आप मैनिफेस्टो बोलते है आपके कलेजे में दम, तो आप बताओ कि झारखंड में जिस आदमी के यहाँ पैसा निकला वो पैसा नंबर 2 का है, बताया आज तक किसी ईडी ने आईटी ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं की। केवल देश दुनिया को बताने के लिए तमिलनाडु में 50 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का निकला एक आदमी का कोई चर्चा हुई? कहीं नहीं हुई। ये सब धोखेबाज लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। 56 इंची सीना और झूठ बोलकर जीना है, केवल झूठ बोलकर, सत्य कहीं है ही नहीं। और रही बात रसातल में जाने की, पार्टी का दौर इस समय नहीं है। पार्टी मान लीजिए कि अपने एक समय से गुजर रही है, तो ये रसातल पे क्या मतलब? लोग आते जाते रहते हैं, दो सीट वाले, थेथराई बतियाने वाले, झूठ बतियाने वाले आज सरकार में है। 2 सीट पे केवल, नहीं वो भी तो दया के पात्र हुआ करते थे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है ना भाई, क्या जनता अगर अपने मताधिकार का इस्तेमाल बीजेपी के पक्ष में कर रही है, तो आप जनता के ऊपर सवाल खड़े करेंगे? ये किसने किया? योजनाओं को लेकर के कहीं ना कहीं नहीं, ये तो सवाल आपका, मेरा कहाँ सवाल है? झूठ बोलने वाले जीत रहे हैं। हैं? झूठ बोलने वाले जीत रहे हैं, इसका अर्थ है कि जनता माने झूठ बोलने वाले जीत रहे हैं। आप विश्वास लाकर पैदा कर रहे हैं दूसरे दलों के प्रति। आप, मैं यही तो कह रहा हूँ। होता क्या है कि जैसे अभी आपने कहा कि हम 10 रुपए देंगे, हमने कहा 20 रुपए देंगे, लोगों ने मेरी बात मान ली, हमारा प्रभाव ज्यादा हो गया, आपका प्रभाव कम हो गया, लोग दे दिए। आप बताओ ना 2 करोड़ नौकरी के नाम पर क्या दिया? आखिरी में आपने कह दिया कि पकौड़ा बेचना बेरोजगार है। ठीक है। उसके बाद आप बताइए शिव जी भाई, जो आपने वादा किया, आपने क्या दिया? शैलेंद्र जी का सवाल है, जवाब दे दीजिए, फिर चलेंगे। काला धन कौन है? नोटबंदी इनके जो है फूफा लगते हैं क्या? आप बोलते नहीं उसके बारे में, ठीक है? नोटबंदी को ऐसा बता देते कि जैसा नोटबंदी जो है आगे आप भारतवर्ष में सब कुछ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जुड़े मुद्दे पर कभी कोई काम किया ही नहीं, सिर्फ आस्था को बेचा है, आस्था को शर्मसार करते रहते हैं और आस्था पे ही जो है काम करते रहते हैं, केवल आस्था पे ही करते हैं। शैलेंद्र, जनता को आप जागरूक करो ना, ये हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है। जनता के बीच आप जाओ ना। हम देखिए जनता के बीच प्रदेश में अगर बीच कहीं होंगे तब जाएंगे। जी शिव जी, इनके आरोपों का जवाब दे दीजिए भाई। आप कोई भी वादा पूरा नहीं करते। पता लगा होगा जनता के बीच में आप कहाँ पे हैं? कर्नाटक में आपको पता लग गया आप जनता के बीच में कितना है? हाँ ठीक है, सुन लो। झूठ बोलते हैं। कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में आपके पार्षद, कोई प्रमाण नहीं है। आपके पार्षद की बेटी के साथ क्या हुआ है? जब क्या घटना हो गई है कांग्रेस के लगातार, उसके बारे में कांग्रेस करने से नहीं होता। कर्नाटक की बात कर रहे हैं। कांग्रेस 70 साल से बता रहे हैं, आप लगातार बोलते आ रहे हैं। आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, बताइए भ्रष्टाचारी थी तो क्यों नहीं बंद करते? बंद करके दिखाइए। लड़की की मौत हो गई। हाँ शैलेंद्र, ठीक है, आप जरा शिव की बात आ जाने दो। हाँ आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं। आप कर्नाटक में देखिए अभी तुरंत के हालात हैं। अभी लव जिहाद को लेकर कांग्रेस के पार्षद हैं, उनके यहाँ एक कांग्रेस का नेता नहीं गया। आपके साथ कौन खड़ा होगा? आप गए होंगे ना। आप 2 संवेदनाओं के शब्द आपके मुंह से नहीं निकले उसके लिए। अपनी चिंता नहीं है, हमें पता है। कांग्रेस की चिंता आपको 2 संवेदनाओं के शब्द नहीं निकलते आपके मुंह से, आपकी बोलती बंद हो जाती है।
कांग्रेस की चिंता आपको ज्यादा है, तो सही सांप्रदायिकता बात की है। राजनीति करते हैं आप लोग। कांग्रेस की यहाँ भी चिंता, कांग्रेस की वहां भी ठीक चिंता, है, लेकिन ठीक है। कांग्रेस की चिंता आपको ज्यादा है, अपनी चिंता नहीं है। ठीक है, अडवाणी ठीक जी है। की चिंता अरे नहीं अपनी थी। जनता है, हमको 10 साल से देख रहे हैं। देखिए भारतीय जनमानस में जनता जनार्दन ने 10 साल से मोदी जी को प्रधानमंत्री हाँ, बनाए जनता रखा जो है। है तीसरी बार हैट्रिक 45 लगाने लाख जा रहे करोड़ का कर्जा हैं। था, आप 2 विचलित लाख मत 55 लाख होइए। करोड़ कर्जा है, 2 लाख 55 लाख का बताओ क्या कर्जा है, 83 रुपए का डॉलर हो गया है। कौन बताएगा, इस पर चर्चा कौन करेगा? बताइए। प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि डॉलर की जो है रुपया का भाव प्रधानमंत्री की उम्र से ऊपर निकल गया। कौन बताएगा? आप बताओगे कि मोदी जी बताएंगे? देखिए ये सब बताइए बातें ना। ये करने का बातें कोई नहीं लाभ है, नहीं है। ये बातें मुद्दा नहीं है। देखिए टीवी डिबेट ये में आए हैं, ये ठीक है, डिबेट टीवी नहीं डिबेट है। में आप ये सब बातें करेंगे, क्यों? उसके ये बाद मुद्दे की आप बात नहीं सब है। भूल जाएंगे। नहीं, ये मुद्दे की बात आप नहीं बड़ी है। बड़ी बात है, व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर आप यहाँ पर चर्चा करने आते हैं। ठीक है, ठीक है, 72 रुपए में पेट्रोल था, 110 पहुंचा दियो, 10 रुपया कम करने के बाद भी 100 रुपया है। ठीक है, अभी ठीक है, इस स्थिति में यहाँ आकर के खड़ा कर दिया ठीक है। डीपी यादव भीख मांगने जी, की स्थिति में लोग, नौजवान आ चुका है, चलिए। पेपर लीक हो रहा है। चलिए आप भाई। बता रहे हो, ईमानदार है। भ्रष्टाचार की, मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार की परिणति बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी जेल बन चुकी है। उस जेल में सारे भ्रष्टाचारी हैं। ठीक है, ठीक है। डीपी यादव, कांग्रेस का भ्रष्टाचार देखा है, सामने है, जनता ने कांग्रेस का सामने है। अजीत भ्रष्टाचार पवार देखा कहाँ है। है? एक-एक कर, कभी एक-एक आपको कर। 10 साल अजीत से पवार, बाहर किया हेमंत है। शर्मा सब सामने और है। अरे वो 30 नाम हम साल लोग सारे गिन बाहर लेंगे। लोगों को, हाँ, ठीक है, सारे लोगों को आपने रखा है। वो नाम गिन लेंगे। हाँ, डीपी यादव जी, कोई एक नाम थोड़ी है। डीपी यादव आवाज आ रही है? बताइए। भाई, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि आप लोग कहीं टक्कर में नहीं हो। आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी कहीं टक्कर में नहीं है। भाई, जनता का इतना आपको मिल रहा है समर्थन क्या? जी निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिला था, तभी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में सरकार बनाई थी। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन चुनाव में जो सबसे बड़ी मायने रखने वाली बात होती है वो ये होती है कि आखिर जब आप जनता से वादा करके चुनाव में आए थे, जो आपने घोषणा पत्र में अपने शामिल किया था, उन घोषणा पत्र का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ? जनता इस पर कहीं न कहीं विचार करती है। आज देखिए 2014 में जिन बच्चों की उम्र 10 साल थी, आज 2024 में उनकी उम्र 24 साल हो गई। जिनकी उम्र 20 साल थी, आज उनकी उम्र 30 साल हो गई। जिनकी 25 साल थी, उनकी उम्र 35 हो गई। तो लोगों की कहीं ना कहीं आकांक्षाएं भी बदली है, लोगों की जरूरतें भी बदली है, तो उस हिसाब से लोग विश्लेषण भी कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जब इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों जिताएंगे, क्यों समर्थन देंगे लोग? मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ समर्थन नहीं था लोगों को। अरे मोदी जी तो उनको सुनहरे भविष्य का सपना दिखा रहे हैं ना भाई, बता तो रहे हैं मन से। आप ये देखिए 2014 में प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश को कहीं ना कहीं एक सपना दिखाया था, युवाओं के साथ उन्होंने कहा था ये हमारी पूंजी है, हमको विश्व में आगे ले जाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन उन युवाओं के हाथ में प्रधानमंत्री ने क्या दिया? आजादी के बाद से सबसे बड़ा दौर से, बेरोजगारी के दौर से देश गुजर रहा है। IIT में पढ़े हुए बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, यही आखिर प्रधानमंत्री जी ने दिया ना। तो इसका विश्लेषण होगा, सब इस बारे में सोच रहे हैं, सब इस बारे में कहीं ना कहीं तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो आखिर इसका जवाब प्रधानमंत्री को तो देना है। इसलिए मैंने सुना था कि आज आप राजस्थान में जाइए और वहाँ बताइए कि हनुमान चालीसा पढ़ना मुश्किल था। अरे बताइए, आपको किसने रोका था हनुमान चालीसा पढ़ने से? आप वही मंच से पढ़ते, या आप जब पहले गुजरात के पहले, उसके पहले मुख्यमंत्री थे, उस तरह भी आपके दल की सरकार रही थी, जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय आपको रोका गया। तो केवल फर्जी बातें ये कर रहे हैं, केवल बताने वाली बातें कर रहे हैं, और जिन बातों का आम जनता से कुछ भी नहीं लेना देना है, उनके जीवन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, उन बातों को ये चुनाव में लेकर के आ रहे हैं। और इस बार जनता ने ठान लिया है, इनको सबक सिखा करके छोड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर इसकी हार सुनिश्चित हो गई है। अब ठीक है, आपके आरोपों का जवाब जरा शिव सिंह से ले लें, फिर विनय के पास चलेंगे। शिव जी, भाई जनता ने तो वो ले लिया है, कसम खा ली है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, ऐसा कहना है समाजवादी प्रवक्ता डीपी यादव जी का। पहले उनके इस दावा का जवाब दे दीजिए, फिर हम जाएंगे आप प्रवक्ता के पास। शिव जी, आवाज आ रही है? अब इनकी आवाज नहीं आएगी, अब ये बोलेंगे नहीं मुद्दे पर। शिव सिंह जी, आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ ना, ये मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप। तब तक इसकी आवाज चलते गायब हो गई। हैं। हाँ, शिव जी से जब तक वो संपर्क साधा जा रहा है, विनय पटेल से बात कर लेते हैं। कोई फाल्ट नहीं है, ये बहाना मार रहे हैं। विनय पटेल, तो ये माना जाए कि जो आप लोग झारखंड की रैली में भी देखा हमने कि केजरीवाल जी का एक कुर्सी इंडिया गठबंधन के मंच पे खाली रखा गया,
हेमंत सोरेन का भी कुर्सी वहाँ पर पड़ा हुआ था और ये दावा किया गया कि 4 जून के बाद इस पर दोनों नेता मौजूद रहेंगे। तो केजरीवाल को लेकर के क्या आप दिल्ली फतह कर लेंगे क्या, कि जनता के बीच में कुछ और भी मामले चलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए जा रहे हैं? बिना आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज। चलिए राजेश जी, जब तक उनसे संपर्क साधने की कोशिश हो जाएगी। शिव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा चलिए ठीक है, तकनीकी कारणों से इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेश जी भाई, मुद्दे तो तमाम हैं, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम लोग सीधे जनता के सरोकार को चुनावी मन से सुन पाएँ। ये मामला केवल पता नहीं क्या हो रहा है, पिछले 2 दशक से लगातार हम लोग सियासत में देख रहे हैं, हर मंच से शरीयत कानून, मुसलमानों को लेकर के तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, कभी हिंदू, कभी मंदिर मस्जिद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा जाते हैं तो बोलते हैं कि काशी अयोध्या पूरा हो गया, ब्रजभूमि की बारी है। अरे न्यायिक प्रक्रिया है भाई, न्याय से आप जाओ, अदालत में सारी सुनवाई चल रही है, वहाँ से जो फैसला होगा सर्वमान्य है। ये मुसलमान भाई भी कहते हैं, हिंदू भी मानता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मंच से क्यों बार बार प्रोवोक करने की कोशिश होती है? ये बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा आसानी से कह देना कि हर चीज़ मोदी जी, हर चीज़ मोदी जी। केजरीवाल को जेल भेज दिया मोदी जी ने, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया मोदी जी ने। एक देश में संविधान है और संविधान के तरह कानून अपनी कार्रवाई करता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कुछ संवैधानिक संस्थाओं पे थोड़ा प्रतिशत, हम बहुत नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत होता है, हो सकता है, तो निर्णय तो कोर्ट को लेना है ना। जब आप बताते हो कि ये फर्जी है तो आप सीधे चैलेंज करते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को। ये बड़ी विडंबना है, ये अज्ञानी लगते हैं ऐसे लोग जो सीधा उंगली उठा देते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने पेट्रोल महंगा कर दिया, मोदी जी। लेकिन राजेश जी सवाल तो उठता है ना भाई, सवाल मोदी जी लेके आए, सवाल उठना जायज है, मैं यही बात तो कह रहा हूँ। सरकार इसकी होगी कि कहाँ किसको जाएगा? ये कहाँ देश में कहाँ संभव है? बिल्कुल जाएगा। शैलेंद्र जी एक मिनट, राजेश जी से सवाल हमको करने दीजिए। राजेश जी, ये कैसे संभव होगा भाई? हिंदुओं की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांटा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस परिप्रेक्ष्य में 2006 में ये बयान दिया, उसको अभी ला करके खड़ा कर देना, तो ये एजेंडा सेट करने वाली बात है भाई। दिया ही नहीं भाई। आज तक आप ये बताइए, जितने भी बयान आए, चाहे सीए के आए, चाहे एनआरसी के आए, चाहे किसी भी चीज के आए, आज की तारीख में माहौल जो बन गया है वो 2 पक्षीय हो गया है। एक पक्ष बयान जारी करता है, दूसरा पक्ष उसका खंडन करता है। दूसरा पक्ष बयान जारी करता है, पहला पक्ष उसका खंडन करता है। कोई तथ्य अंदर पढ़ाई, उसमें जानकारी या उसमें क्या लिखा है या क्या उसकी प्रक्रिया है, इस पे कहीं कोई चर्चा नहीं होती और ना कोई उस पे बात करता। भाई विस्थापित कश्मीरियों को कश्मीर भेजा जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए। तो मौजूदा आज तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले सरकारों की हम आलोचना करते रहे हैं, लेकिन जब 370 हट गया है तो अब उनको वहां पे स्थापित करना चाहिए ना। एक अलग से डिबेट होना चाहिए। यही तो शैलेंद्र सवाल खड़े कर। हाँ बिल्कुल, सवाल जायज है इनका सवाल जायज है, इसीलिए मैंने ये मुद्दा उठाया। हालांकि जो चीजें हैं वो स्टेट लेवल पे फारूक अब्दुल्ला भी वहां ये चीजें कर सकते थे। आज स्थितियां बदली है कश्मीर की, विस्थापितों को वहां स्थापित करना चाहिए था। आप जब मेरे पिताजी मुझको रक्षा नहीं करेंगे तो मेरे चाचा मेरी क्या रक्षा करेंगे? जब सरकार जो जिसके समर्थन से सरकार चल रही है वो नहीं कर पा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि हम इनके बाप हैं, आका हैं, वो नहीं कुछ कर रहे हैं, तो वहां अब्दुल्ला जी क्या कर लेते हैं? तो पिताजी को सुनिए, पिताजी को बैठ के सलाह देने की जरूरत है, पिताजी को गरियाने की जरूरत नहीं है। तो आप पिताजी हम गाली बक रहे हैं, ठीक है, आप सलाह दे दीजिए। आप पिताजी को दोष देने से अच्छा बैठ के उस पर समझा। इसीलिए भाई साहब हम नहीं पीछे की पार्टियों में सर्वदलीय बैठक हुआ करती थी, सारे दल बैठ के। रोका है? कौन नहीं कर रहा है भाई? वो अपने ही दल की बैठक नहीं देते हैं, वही लोकतंत्र नहीं है तो हमारा क्या लोकतंत्र बताएंगे? शैलेंद्र जी मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि अब राजनीति में जो संजय भाई ने कहा कि क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपके पत्रकारिता के करियर में, अब ये सब तो न देखने को मिलेगा। ये मैं स्पष्ट रूप से आपको वाकई। शिव, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आई। हाँ, संभवतः बीच में आप संपर्क से हट गए थे।
मेरा सवाल यही है, क्या देश में समस्याओं की कमी है? अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं, अभी देश में बहुत कुछ किया जाना है। मोदी की गारंटी संभवतः इसी बात की गारंटी दे रही थी, फिर अचानक इस तरह के मुद्दे क्यों लाए जा रहे हैं भाई? जैसे भारतीय लोकतंत्र और जिसको हम लोग महापर्व बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दाग लगता हुआ नजर आए। देखिए भाई साहब, सीधे तौर पे देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि पिछले समय में जब कांग्रेस की सरकार थी, आप देखिए, आप एक वर्ग को खुश करने के लिए अब देश के प्रधानमंत्री अगर कह देंगे कि अल्पसंख्यकों का यहाँ के देश के संसाधनों पर पहले अधिकार है, आप उसको दलितों से, आदिवासियों से और जोड़ते हुए उसमें ये अल्पसंख्यकों को भी जोड़ ले रहे हैं। आप दीजिए अल्पसंख्यकों, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें भी उनका इशारा किसकी तरफ है ये भी सब जान रहे हैं। लेकिन आप जो इस देश में जो क्या दलित की स्थिति है, जो आदिवासियों की स्थिति है, वो क्या अल्पसंख्यकों की स्थिति है? आपने उनको उनसे जोड़ दिया। अब जब आप उनसे जोड़ देंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई अलग बात नहीं की। फिर आप राहुल गांधी जी अगर ये कह देंगे कि मैं पूरे देश का एक्सरे करूंगा, देश में किसके पास कितने संसाधन उसका मैं सर्वे कराऊंगा, इक्वलिटी, तो आप किस इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? माननीय मोदी जी ने वही तो बात कही। आपने 10 सालों में कुछ किया वो विकास से संबंधित बात है। आप किसका विकास चाहते हैं, कैसे विकास चाहते हैं? लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का कब का बयान, कहाँ का बयान और इस मौजूदा हालात में इसको लाना, उस बयान से ही जोड़ते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ कर उसी बयान को ध्यान में रखते हुए कहा है, इसलिए उसको कोट किया गया है। देखिए शिव भाई, मैं आपका इस बात का धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम अल्पसंख्यक कहा। आपकी पार्टी के प्रवक्ता तो इसको सीधे सीधे कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों का नाम लिया था। आपका धन्यवाद, कम से कम आपने अल्पसंख्यक तो कहा, इसी धन्यवाद है आपका। आपने ये तो माना कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कहा, तो आपकी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि वो मुसलमान के लिए कह रहे थे। चर्चा तमाम देखिए, एक इसी में मैं इन्होंने एक बात कही, जल्दी 10 सेकंड में, समय यहीं तक इजाजत दे रहा है। बताइए कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि हम देश का एक्सरे करेंगे, तो सही बात है। जब तक बीमार पता नहीं लगेगा कहाँ क्या दिक्कत है, तब तक कैसे करेंगे? और गरीबी की बात आपने उठाई थी, गरीबी की बातें जब जब सरकार आई है, गरीबी का रेट दर क्या हुआ, कैसे कम हुआ? अरे ठीक है शैलेंद्र जी, आपके जमाने में भी महंगाई डायन खाए जाते बना था। ठीक है, वक्त हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है, वक्त हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है। सरकार में थे तो आप नहीं सर्वे करा ठीक है शिव, वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे, इस चर्चा को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि सियासी मंचों से क्या कुछ बयान आ रहा है। फिलहाल इस चर्चा में जुड़े सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, चुनाव है, चुनावी माहौल है, लेकिन अफसोस मुझे ये होता है कि निश्चित तौर पर एक जो बेहतर घोषणा पत्र सारे सियासी दलों की ओर से आया था, वो कहीं ना कहीं मंचों से गायब होता जा रहा है और मामला फिर वही राम रहीम हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द वोटों के ध्रुवीकरण के आसपास सिमटता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय लोकतंत्र की एक बेहतर पहचान रही है पूरे दुनिया में। उम्मीद यही है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई के साथ अगर लोकतंत्र का ये महापर्व साथ साथ चले तो संभवतः इसमें 4 चांद लग जाए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।